गो। गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, ज्वाइन करो सभी लोग फटाफट। जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी लोग? किसी का कुछ डाउट है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, खुश रहो बेटा। राज पांडे। ठीक है, स्टार्ट करें। वेट कर लेते हैं फॉर योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बिल्कुल टाइम पे आते हैं। ठीक है, हमारी तरह नहीं है कि वो थोड़ा सा पहले आ जाए। ठीक है, तो किसी का अगर कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो। हाँ, ये गुड मॉर्निंग वाला बच्चा ना मुझे रोज याद दिलाता है कि हाँ मॉर्निंग हो गई है। जय हिंद। ठीक है, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, स्टार्ट करें। क्लास इज वर्किंग फाइन और नॉट? ठीक है, देन गुड। ठीक है, राधे राधे बेटा। ठीक, तो जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है? कल की क्लास का कोई डाउट है किसी का? सर जानते हैं आज क्या हुआ, क्या हो गया? तो है, अच्छा ठीक है, एक बच्चा है ऑलरेडी ट्रेनिंग में है एंड ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि एक बार डेट्स बता दो फिर से। मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, परेशान मत हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यू आर वर्किंग हार्ड सो इट विल पे ऑफ। ठीक है, आप वहां भी यू आर वर्किंग हार्ड एंड आफ्टर दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास। हाँ, पहले बच्चे देखो, दो तीन बच्चे का डाउट है। सबसे पहले तो एक बच्चा है अमन यादव, इफ ही इज इन प्रेजेंट इन क्लास तो मैं उसका एक डाउट ले लेता हूँ। उसने एक मेल किया था। ठीक है, तो वो डाउट भी मैं ले लेता हूँ इस क्लास में। एंड आगे बच्चे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो वो एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये बात याद रखना। वो एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है अलग से। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ठीक है, राधे राधे बेटा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है डेट फिर से एक बार याद करा दूं। देखो बच्चे सुनो, मैंने आपको बोला था कि जो नागरिकता के संबंध में कुछ चीजें हैं, जैसे मेरे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 चार चीजें बताई थी। 5 में ये बताया था कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया था। आज सिटीजनशिप ही करते हैं और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सिटीजनशिप एक बच्चा पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता। अभी फिलहाल देखोगे तो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता है। ठीक है, खत्म हो सकता है, खत्म होने के बताए थे, खत्म होने के तरीके उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। अलग से कानून बनाया जाता है। ठीक है सर, हिंदी में लिखो, हिंदी में भी लिखो, बिल्कुल हिंदी में लिखूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा हूं कि कल मैंने आपको बताया था 5 में। अब सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, रिवाइज करते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद चलते हैं। आर्टिकल 5 में यह बताया गया था कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 की बात बता रहा हूं कि उस दिन कौन कौन नागरिक होगा। ये 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 आर्टिकल में दिया है। तो जो भारत में रह रहे हैं भारतीय नागरिक, वो भारत के नागरिक होंगे। ये आर्टिकल 5 में बताया गया था। 6 में ये बताया था कि बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में। 7 में ये बताया गया था बेटा, बंटवारा हुआ, बंटवारे के टाइम पे चले गए पाकिस्तान, लेकिन फिर से वापस आ गए कहाँ, इंडिया में, तो उनके बारे में बताया गया, उनकी नागरिकता के बारे में। अब 8वां जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज, 5, 6, 7, 8 हो गया। 8वें में सिर्फ एक ही चीज बचता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब कि ऐसे भारतीय। कल हिंदी इंग्लिश, ठीक है बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मतलब आप लोग कमेंट मत करो।
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर मैं कमेंट किसी का नहीं लूंगा, फिर डाउट भी रह जाएगा, तो डाउट एकदम लास्ट में लूंगा। अभी सुनो, तो मैंने बोला कि 8 में वो थे जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बताया गया है। 9वें आर्टिकल में बेटा ये बताया गया है कि अगर आपने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली, तो आप जो आपकी नागरिकता है, अगर वो आर्टिकल 5, 6 और 8 से आई हुई है, मतलब आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के तहत आई हुई है, तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 9वें में कहा गया है। उसके बाद 10वें में बताया था बेटा कि कौन कौन नागरिकता को कंटिन्यू कैसे करेगा, मतलब कैसे जारी रहेगी नागरिकता, ठीक है, कंटिन्यू कैसे रहेगी, इसके बारे में पार्लियामेंट कानून बनाएगा कंटिन्यू करने के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो 11वां था, 11वें में सिर्फ इतना बताया था कि चाहे वो टर्मिनेशन हो, चाहे वो एक्विजिशन के तरीके हो सिटीजनशिप के, उस सब चीजों के विषय में जो कानून बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब जब मैंने आपको बताया, आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसमें तो अब सिटीजनशिप जो प्राप्त करने के तरीके हैं, ये तो लागू नहीं होता। लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि अब जिसको सिटीजनशिप मिलेगी वो तो अभी मिलेगी ना, मतलब अब आपको तरीके बताता हूं अभी कैसे मिलेगी। अब 26 जनवरी 1950 भूल जाओ, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, जिसको नागरिकता मिल गई मिल गई। अब तो जो नागरिकता मिलेगी वो नागरिकता मिलेगी एक अलग से स्टैट्यूटरी लॉज है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अब नागरिकता मिलेगी उसके तहत। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए थे, ठीक है, बाई बर्थ मतलब जन्म से, बाई डिसेंट मतलब वंश से, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिकरण द्वारा। ठीक है, ठीक है बच्चे सुनो, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग कमेंट्स, क्योंकि एक बच्चा है वो हमेशा मतलब वो हिंदी, हाँ हिंदी 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 कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर डिस्टर्बिंग द क्लास, मतलब क्लास का पूरा माहौल खराब कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी कमेंट राइट नाउ। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बच्चों सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955, ठीक है, सिटीजनशिप 9, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिखा के थोड़ा सा देखो। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो था बेटा, उसमें जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके थे। पहला तरीका बेटा बताया था जन्म से था, ठीक है, बाय बर्थ। दूसरा तरीका क्या था, वंश से मतलब बाय डिसेंट। तीसरा तरीका क्या था कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। और देखो मैंने बाई बर्थ और बाई डिसेंट बताया था, अब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन आज बताऊंगा। भाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बेटा बहुत आसान था कि मान लो अगर भारत कोई सीमा, कोई क्षेत्र जो है एक्वायर करता है, ठीक है, भारत में मिलाता है, तो वो फिर क्या है, कोई क्षेत्र अगर भारत में एक्वायर करता है तो भारत की नागरिकता ऑलरेडी मिल जाएगी। आपको पता है, मान लो सिक्किम को हमने एक्वायर किया, तो सिक्किम में रह रहे जितने भी लोग हैं सबको हमने नागरिकता दी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद है। ठीक है, अब देखो, अब दो चीजें देख लेते हैं। किसी को अगर यहां तक डाउट है, ठीक है, किसी को अगर यहां तक डाउट है तो पूछ सकता है। देयर इज अ नॉनसेंस गाय एंड आई थिंक, मतलब हिंदी क्या हिंदी, बेटा तुम रहने दो, तुम मत पढ़ो, मतलब तुमको तुम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 3 तरीके बता दिए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 तरीके बता दिए थे? एक तो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी जो बिल्कुल आसान था, ठीक है, और उसके बाद बाई बर्थ बताया था मैंने जन्म से। अब जन्म से डेट देख लो, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। लिखा है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना जो जन्म से है बच्चे, यहां पे देखो, ये 26 जनवरी, ठीक है, 1950 से लेकर, अब इसमें मैंने आपको 3 डेट बताई थी, 3 डेट बताई थी जन्म वाले में। अगर बाई बर्थ मैं सिंपल रिवाइज करवा रहा हूं, एक बार बता दूंगा ना तो रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें बताया था अगर 26 ऑफ जैन,
ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक मैंने बोला था कि इनके पेरेंट्स, मैंने बताया था बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स, मतलब इनके पेरेंट्स भारतीय नागरिक हो या ना हो, जैसे अभी यूएसए में है, ठीक है, कि अगर आपका जन्म भारत में हो गया तो खत्म बात, ठीक है, आपका जन्म भारत में हो गया तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, बच्चे ध्यान से देखना, कब से 1 जुलाई 1987 से लेकर, देखो मैंने यहां 2 लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पे मैं फ्रॉम लिख दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं बिफोर, ठीक है। बच्चे दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, मैं यहां पे कल लिखाया ही था तो वापस से लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1987 से लेकर कहां तक बताओ, 3 दिसंबर 2004, इसको थोड़ा टफ बनाया गया, मतलब इसमें ईदर पेरेंट्स, मतलब कोई एक पेरेंट्स, ठीक है, अगर कोई एक पेरेंट्स, ठीक है बच्चे देखो, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी कल पढ़ा होगा। तो ये डेट याद रखना कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में किसी का जन्म हुआ है तो वो नागरिक हो जाएगा भारत का, उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा पूछ रहा है, मान लीजिए सर जी कोई फॉरेन रेजिडेंट, नहीं फॉरेन रेजिडेंट सिक्किम में रह रहा है तो बेटा देखो, फॉरेन रेजिडेंट रह रहा है तो एटलीस्ट सिक्किम में भी तो मतलब उसके क्राइटेरिया होते हैं, एक्सेप्शंस। एक बच्चा कह रहा है कि फॉरेन रेजिडेंट अगर सिक्किम में हो तो क्या उसको भी नागरिकता दे देंगे, क्यों दे देंगे, ठीक है। बच्चे देखो फिर 3 दिसंबर से क्या हुआ, इसको एकदम से टफ बना दिया गया। 3 दिसंबर 2004 से हुआ बेटा क्या कि फिर बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 चीजें थी बाई बर्थ में, डिसेंट में बाई बर्थ सबको समझ में आ गया, फॉरेन रेजिडेंस को बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन बता रहा हूं आने दो पॉइंट पे, ठीक है। तो बाई बर्थ सबको समझ में आ गया, किसी को डेट याद नहीं हुआ तो एक बार देख लेना, बस चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। बाई डिसेंट क्या बताया था, ठीक है, बाई डिसेंट डेट याद रखो बच्चे, भारत का नागरिक कौन होगा, बाई डिसेंट का मतलब वो है बच्चे कि जिसका जन्म भारत में नहीं हो रहा है, भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, ठीक है, स्पेशली पेरेंट्स माता या पिता, उनका भारत से संबंध है, भारत से संबंध मतलब उनकी नागरिकता है भारत की, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो बाई डिसेंट में क्या था, एक तो 26 ये आएगा ही, कितना आसान है। तो 26 से लेकर मैंने बोला था ना प्राइवेटाइजेशन, अब यहां भी आप फ्रॉम लिखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और ये बच्चे यहां पे लिखो बिफोर, मतलब इससे पहले की बात कर रहा हूं, उस डेट तक की बात नहीं कर रहा हूं। तो 26 से 10 दिसंबर 1992 की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अगर इनके सिर्फ फादर, ओनली फादर, इस बात का ध्यान रखना पहले काफी टफ था,
कल अच्छे से लिखा था इसलिए सिर्फ ओनली फादर लिख रहा हूं, तो आप समझ जाना। तो अगर सिर्फ फादर सिर्फ फादर के पास अगर भारत की नागरिकता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा बाय डिसेंट। फिर बच्चे 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 1992 से इसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया। ये ऐसा अभी तक है लेकिन फिर भी यहां पे लिख रहा हूं मैं। 3 दिसंबर 2004 ये डेट दोनों में आती है तो आसान है याद करना। तो फिर ईदर पेरेंट्स, कोई भी अगर माता या पिता में से कोई भी पेरेंट्स अगर भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। अब 3 दिसंबर 2004 से हुआ क्या, ठीक है, पेरेंट्स को पेरेंट्स हैज टू नोटिफाई, पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में या फिर काउंसलेट में कि बच्चे के जन्म से 1 साल पहले, मतलब 1 साल के अंदर ही, मतलब पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, ठीक है, थोड़ा टाइम दे सकती है, लेकिन बच्चे के जन्म के 1 साल से पहले, 1 साल के अंदर ये बताना होगा कि बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। बाय बर्थ ये सारी चीजें पीपीटी पे दी है ऑलरेडी। तो बाई डिसेंट समझ में आ गया, बाई बर्थ और बाई डिसेंट समझ में आ गया। आगे पढ़ाऊं, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊं बच्चे, बताओ फटाफट। हाँ हिंदी में, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊं। ये दोनों क्लियर है बच्चे? ऐसा कब से हुआ? ठीक है, 3 दिसंबर 2004 से। उससे पहले तो ऑटोमेटिकली हो जाते थे। 3 दिसंबर 2004 से हुआ बच्चे, कि पेरेंट्स को ये लिखित में देना पड़ेगा कि बच्चे के पास, ठीक है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बता देता हूं। अब देखो, बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन साथ में समझ लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो मैं रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूं, लिख रहा हूं पंजीकरण, ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं प्राकृतिकरण। बस इससे ज्यादा हिंदी है नहीं, बाकी इससे ज्यादा तो ग्राफी करनी है। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये आई थिंक कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बच्चे बहुत आसान है, देखो आराम से समझ जाओगे, टेंशन मत लो। इसमें होता क्या है कि मान लो, पंजीकरण में होता क्या है बच्चे, कि अगर कोई भारत में कितने साल रहा है, पिछले 9 साल में, मैं 7/9, देखो आप सभी मैथ्स भी पढ़ते हो, तो अगर मैं 7/9 मतलब कि 9 सालों में, मतलब सिंपल बोलता हूं, ये चीजें लिखी है मैं बता देता हूं, पिछले 9 सालों में, वापस से लिख देता हूं, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, ये रजिस्ट्रेशन है बेटा, ठीक है। तो पिछले 9 सालों में 7 साल कहां रहा हो, भारत में रहा हो, लेकिन रहने का तरीका क्या है कि पिछले 8 सालों में
वो 6 साल तक रहा हो, और लास्ट के जब वो एप्लीकेशन करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो कंटिन्यू उसको 1 साल भारत में रहा होना चाहिए। और यहाँ पे 1 बाय 1 बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं है, पंजीकरण सिर्फ वही है बेटा कि पंजीकरण की एक शर्त है। पंजीकरण के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के तरीके से कोई नागरिकता तब प्राप्त कर सकता है जब वो पिछले 9 सालों में, कितने सालों में, पिछले 9 सालों में 7 साल भारत रहा हो। अब कैसे रहा हो 9 सालों में? देखो 1 साल तो कंफर्म है, 1 साल दोनों में ही है। मतलब अगर आप चाहे वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करो या फिर चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, मतलब चाहे आप पंजीकरण के लिए या फिर प्राकृतिकरण के लिए अप्लाई करो, तो होगा क्या बच्चे, एप्लीकेशन से 1 साल पहले तो रहना कंपलसरी है भारत में, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जब 1 साल रहना कंपलसरी, तो ये 1 साल छोड़ दो, तो बाकी के बचे 9 सालों में से 1 साल तो रहेगा ही रहेगा, तो 8 सालों में 6 साल। बिल्कुल सिंपल है, 8 सालों में 6 साल भारत में रहा होना चाहिए। टोटल कितना, टोटल कितना बच्चे, मतलब पिछले 9 सालों में 7 साल भारत में है अगर कोई, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और वो भारत का, अगर उसका रजिस्ट्रेशन मतलब उसका एप्लीकेशन सारा कुछ सही है, तो इंडियन गवर्नमेंट करती कौन है, जो एम्बेसी है वो जनरली रिक्रूट करती है, वो सारी चीजें देखती है, सारी जैसे कॉपी आपकी चेक होती है किसी चीज की, तो उसी तरीके से बिल्कुल चेक करती है एंड फिर उनको नागरिकता प्रदान कर देती है अगर सारी चीजें सही है तो। प्राकृतिकरण में बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भारत में कितना रहना चाहिए, भारत में कितना रहना चाहिए बताओ। पिछले 15 सालों में, ठीक है, 12 साल इंडिया में होना चाहिए, कुल 15 सालों में इंडिया में 12 साल होना चाहिए। और यहां पे बेटा देखो ध्यान से, अब 1 साल तो कंटिन्यू रहेगा, बचाओ यहाँ पे बचा कितना, तो मतलब बाकी के 14 सालों में वो 11 साल उसको रहना है। एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें कोई आपको डेट याद नहीं रखना, ठीक है, आपको कोई डेट याद नहीं रखना बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया, देखो जो पिछले 2 प्रकार बताए थे वो तो बहुत आसान थे, वो समझ में आ गया, उसमें थोड़ा सा डेट याद रखना था, इसलिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना। इसमें तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो किसी को नागरिकता भारत की प्राप्त करनी है तो 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर उसके पेरेंट्स भारत से बिलोंग नहीं करते, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो उसके 2 तरीके हैं अलग से। एक है पंजीकरण, जो थोड़ा सा आसान है, ठीक है, जो थोड़ा सा आसान है पंजीकरण, जिसमें पिछले, मान लो अगर कोई, जैसे मान लो मुझे भारत की नागरिकता नहीं है, मैं कोई मैं मान लीजिए मेरे पास ओसीआई कार्ड है, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे और अब मैं आज भारत का नागरिक नहीं हूं। मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो ये, अगर मान लो मैं यूएसए में रहता हूँ काफी टाइम से, मेरे पेरेंट्स भी ठीक है, मेरे जो डिसेंडेंट्स हैं वो भी वहीं रहते हैं, कहीं पेरेंट्स के पेरेंट्स यहाँ रहते थे, उस वजह से भारत सरकार ने मुझे एक ओसीआई कार्ड दिया है। या फिर मान लो, इसमें और शर्तें बताऊंगा मैं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन के थ्रू एप्लीकेशन करना है, तो मुझे भारत में पिछले 9 सालों में, अगर आज एप्लीकेशन करने जाऊंगा मैं, तो पिछले 9 सालों में, ध्यान से सुनना, पिछले 9 सालों में मुझे 7 साल भारत में आज पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, पिछले 9 सालों में 7 साल। अब ये तो कंफर्म है, अब देखो 9 में से 7 ही साल भारत में है, वो आ जा सकता है, लेकिन यहां पे गैप नहीं होना चाहिए, वो लगातार पिछले लगातार 1 साल से भारत में ही होना चाहिए, और बाकी के 8 साल में 6 साल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बच्चा पूछ रहा है कि 2019 वाला, वो भी बता रहा हूं बेटा नेचुरलाइजेशन का बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे क्या है, अब ये प्राकृतिकरण में क्या है, प्राकृतिकरण में ऐसा है बेटा, देखो 2019 वाले में 2 चीजें बतानी है, याद दिलाना मुझे। प्राकृतिकरण में यह है कि पिछले 15 सालों में 12 साल इंडिया में रहना चाहिए, तब जाके वो एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन लगातार यहां भी रहना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन से जस्ट 1 साल पहले कंटिन्यूअस भारत में रहना कंपलसरी है। समझ में आया? सब बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो, ओसीआई कार्ड क्या होता है बच्चा पूछ रहा है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, अभी आप इतना समझो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई ओसीआई नहीं, कोई 2019 नहीं, कुछ नहीं समझना है, ये समझ में आया, ये जो मैंने समझाया समझ में आया, ठीक है।
बताओ क्लियर हुआ, फटाफट आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, डन। देखो आगे बढ़ते हैं। बच्चे सुनो, एक तो जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सबसे लास्ट बार कब अमेंडमेंट हुआ था? 2019 में। तो याद रखना, अब उसके तहत जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ इलीगल माइग्रेंट, आपको बताया था ना बाई बर्थ वाले में भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट कंडीशन क्या थी 3 दिसंबर 2004 के बाद? या तो दोनों ही पेरेंट्स भारत के नागरिक हो तब बच्चे को नागरिकता मिलेगी, या फिर एक भारत का नागरिक हो, दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट मतलब जो इलीगल माइग्रेंट कौन होता है बेटा? इलीगल माइग्रेंट वो होता है जो भारत में वीजा के बिना ही आया है, मतलब बिना पूछताछ के ऐसे ही आ गया। ठीक है, बच्चे सुनो ध्यान से। ठीक है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ है ही नहीं, मैं आराम से समझा देता हूं। देखो इससे आसान कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा चीजें हो रही, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेके, पता नहीं इसमें क्या लिख दिया गया है। कुछ नहीं लिखा गया, सिंपल सी दो चीजें लिखी गई। ठीक है, पहली चीज ये है कि इसमें 3 कंट्रीज के बारे में है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका सिंपल सा आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा मैं अगर ये बताऊं कि मान लो अगर कोई हिंदू है, कोई हिंदू है जो ईरान ईरान जो है, देखो ईरान देखो मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान में अगर उसका परसिक्यूशन हो रहा है और वो भारत में आ गया, तो क्या वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा? ईरान एक कंट्री है, आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, तो वहां पे किसी हिंदू को सताया जा रहा है, ये किसी बौद्ध को सताया जा रहा है, और वो भारत में आ गया बिना वीजा के भागकर, तो क्या वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट होगा? हाँ बच्चे बताओ। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है जिनका जन्म भारत से हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ होगा इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट होगा या नहीं होगा? फटाफट कमेंट आने चाहिए, बताओ बेटा। बताओ फटाफट। नहीं होगा, बच्चे बोल रहे हैं इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ इलीगल माइग्रेंट होगा। आपको मतलब मेरी क्लासेस से कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूँ बेटा जो लिखा है, जो मैं आपको बताऊं बस उतना ही सोचना, उसके आगे सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इससे पहले नहीं पता होगा तो बस आप जान लो, वो ईरान ही नहीं, वो कोई भी कंट्री हो, ईरान हो टर्की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 3 कंट्रीज के बारे में बताया गया है। कौन सी 3 कंट्री? तो अगर बिना वीजा के आता है, वो ईरान से आए, कहीं से भी आए, किसी भी कंट्री से आए, तो वो इलीगल माइग्रेंट होगा, बशर्ते कि वो पाक मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिर्फ 3 कंट्री मेंशन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और सिर्फ 6 रिलीजन हैं इसमें, सिर्फ 6। अब सातवां कोई भी हो जाए। ठीक है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन या फिर बौद्ध। अगर ये 6 लोग मतलब इस 6 रिलीजन से अगर इन 3 कंट्री से कोई भी आता है बिना वीजा के, आता है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर भारत में, ठीक है, अब तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2019। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 20 क्या है भाई, नवंबर है? 20 नवंबर।
तो अगर आज भारत में कोई आ जाता है बिना वीजा के, इन 6 मतलब किसी भी एक कंट्री से, मान लो पाकिस्तान से कोई जो पारसी है, पारसी रिलीजन है, उससे एक पर्सन आता है, ठीक है, कोई पारसी रिलीजन है, आज की डेट में बताओ वो इलीगल माइग्रेंट है या नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुनना, वो इलीगल माइग्रेंट है या नहीं है? बताओ फटाफट। हाँ, बच्चे बोलो। अगर आज की डेट पे, ठीक है, आज की डेट में कोई भी आता है तो क्या वो इलीगल माइग्रेंट है या नहीं है? बोलो फटाफट। बेटा किसी को कुछ डाउट है तो एकदम लास्ट में लेते हैं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ लो। एक बच्चा बोल रहा है इलीगल माइग्रेंट रहेंगे। हाँ सर, इलीगल माइग्रेंट होगा। हाँ सर। है सर, राहुल ने कहा नो पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर। बच्चे सुनो, तो इलीगल माइग्रेंट होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां पे देखो जो लिखा है, बस इस डेट को याद रखना। आज की डेट में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज जो भी आएगा वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कंट्री से आए, वो इलीगल माइग्रेंट होगा। बस जितना लिखा है कहीं पे बस उतना ही समझना। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर इन 6 रिलीजन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन या बौद्ध, इन 6 रिलीजन से अगर कोई भारत में आया है, कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई आया है तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है तो इलीगल माइग्रेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? अगर मान लो कोई पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से मान लो कोई आया है और उसके एक पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक है, दूसरा इलीगल माइग्रेंट था, लेकिन जैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहा, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट पाक, मतलब एक्सेप्ट नहीं, कहां पहुंच गए? पाकिस्तान। अब देखो ये बच्चा ना ओसीआई पढ़ लिया होगा थोड़ा सा, तो ये बच्चा बोल रहा है छोड़कर, छोड़कर नहीं, सिर्फ 3 कंट्री से आए हुए, इस बात का ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ इन 3 कंट्री से आए हुए, एक बच्चा बोल रहा है इन तीनों कंट्री को छोड़कर बाकी से आए हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, इन 3 कंट्री से आए हुए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, एक बच्चा ना, मुझे याद आया थोड़ा सा, उसका एक डाउट बता देता हूं। बच्चे, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली क्लास अटेंड की होगी, उसमें मैंने बताया था कि जो फॉर्मल, जो एक होता है रिटन, देखो एक अमन नाम के बच्चे ने क्या किया था, मेल किया था कि सर एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसको बता दीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा क्लास में। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंपल सा डाउट है। यहां पे था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन करवाया था। बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंटायरली, कंप्लीटली क्या होता है, कोडिफाइड होता है। ठीक है, और एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। और यही आंसर में बताया था, और जिसको जिसको पढ़ाया था ये चीज समझ में आई होगी, जिसको नहीं समझ में आया होगा पहली क्लास वापस से जाके देख लेना। मैंने बताया था जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होगा, बिल्कुल एक किताब होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ एक किताब होगी, तो कंप्लीटली कोडिफाइड होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन करवाया था उसमें दोनों आंसर सही थे। ठीक है, कोई गलत वलत नहीं है। और सुनो, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, अभी आप आगे आके जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां बताऊंगा सारी चीजें। तो जो चीज पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी नहीं गलत हो सकती। ठीक है,
आप ऐसा मत करो। मैंने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने जब क्वेश्चन गलत किए हैं ना, तो उनको देख के दूसरा कोई कॉपी करता है, ठीक है, फिर उनको देख के दूसरा कोई कॉपी करता है, तो जो 8-10 जगह आपको मिलती है, आपको लगता है वही सही, वो सही नहीं है। फिर यूपीएससी जब आंसर देता है तो फिर सबके गलत हो जाते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। समझ में आया? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो वो पहली क्लास जाके देख लेना, ठीक है? तो समझ में आ गया? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चे रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि जब रजिस्ट्रेशन में कम टाइम लग रहा है तो नेचुरलाइजेशन के लिए कोई अप्लाई क्यों करेगा? तो देखो रजिस्ट्रेशन के लिमिट है बच्चे, जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मान लो कि जिनके पेरेंट्स या जिनके डिसेंडेंट्स कभी भारत के नागरिक रहे हो वो कर सकते हैं। मान लो पेरेंट्स नहीं रहे तो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनके रहे हैं भारत के नागरिक, तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात, ओसीआई कार्ड होल्डर्स बता दिया, ठीक है, ओसीआई बता रहा हूं क्या होगा, तो ये कर सकते हैं। मान लो अगर कोई भारत का नागरिक है, उसने किसी अन्य महिला से या फिर पुरुष से अगर शादी कर ली, तो उसके वो कर सकता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। समझ में आया? तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। बाकी लोगों को नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिकरण, बिल्कुल नेचुरलाइज करेंगे उनको, तब उसका एक सर्टिफिकेट देंगे नागरिकता का। समझ में आया? ठीक है, ठीक है बच्चे, ये सिंपल वही चीज है और कुछ नहीं है। 12 माह की अवधि से ठीक पहले ये सब बता दिया ना कि लगातार 1 साल होना चाहिए भारत में, ठीक है। नेचुरलाइजेशन का भी मैंने आपको बता दिया बच्चे कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को, मतलब जो अवैध प्रवासी ना हो, जो इलीगल माइग्रेंट ना हो। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट, मतलब अब देखो उसमें दो कंडीशन डिपेंड करेगी बेटा। एक तो कंडीशन डिपेंड करेगी बाई बर्थ वाला। एक बच्चा पूछ रहा है, जेन्युइन कमेंट है, कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट थे पहले, अब नहीं रहे, मतलब अब नहीं रहे सीए के थ्रू, तो क्या इस वजह से उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी? मैंने आपको क्या बताया था, एक तो बाई बर्थ में बताया था, इलीगल माइग्रेंट कौन हो सकता है? बाई बर्थ वाला, ठीक है। दूसरा नेचुरलाइजेशन के थ्रू। नेचुरलाइजेशन के थ्रू क्या किया गया है, ठीक है, यहां पर एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको जहां बताया है वही वापस से बता देता हूं। अब इसमें क्या किया गया है बेटा, कि जो यहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ठीक है, इसके तहत जो ये 11 साल है, ठीक है, ठीक है, इशू, ठीक है। तो ये 11 साल की जगह पे कितने साल है बेटा? ये टाइम कितना हो जाएगा? 6 साल। इन प्लेस ऑफ, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, जो यहां पे मैंने आपको बताया था कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे, जो 3 कंट्री से आएंगे। कहां से आएंगे बेटा? एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। तो इन कंट्री से जो आएंगे, आ चुके होंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो व्यक्ति आ चुका होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएगा, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया कब बताओ? 2019 में। और डेट क्या दी है बताओ? 31 दिसंबर 2014। तो 5 साल तो यही हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि और 6 साल पहले, तो अगर वो 6 साल पहले आए थे, मतलब 6 साल हो गए हैं, तो 11 साल की जगह मतलब उनको टोटल 7 साल में ही नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिर्फ 7 साल में। अगर उनको भारत में आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उनको भारत में आए सिर्फ 6 साल,
6 साल हुए हैं और 1 साल वो लगातार मतलब भारत में आते जाते 6 साल हुए हैं रहते हुए, आप सिंपली समझो कि इस 11 साल की जगह पे सिर्फ 6 साल कर दिया गया और ये 1 साल कंटिन्यू, तो टोटल 7 साल में उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ यही चीजें थी और कुछ नहीं था। ठीक है, इसको एक बार वापस से देख लेना जिसको भी समझ में नहीं आएगा। ओसीआई समझे? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि देखो ओसीआई से क्वेश्चन आया है इसलिए ओसीआई समझना बहुत जरूरी है। भाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बता ही दिया था कि कोई क्षेत्र अगर भारत में शामिल होता है तो वहां पे जो उनके नागरिक हैं उनको हम क्या कर देंगे, मतलब वो नागरिक हमारे नागरिक हो गए तो हमने उनको नागरिकता दे दी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप बेटा बताया था मैंने 3 तरीके होते हैं। एक टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन का मतलब सॉरी पहला होता है रिनंसिएशन, मतलब पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूं। एक होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब मान लो किसी ने किसी दूसरे, कोई पर्सन है उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो भारत सरकार को नोटिफाई कर देगा कि मैं इस देश का नागरिक हो गया हूं, मेरी भारत की नागरिकता समाप्त कर दो। तो उसने त्याग दिया। ठीक है, सिंपल है। देखो मतलब स्वैच्छिक त्याग द्वारा, मतलब अपनी इच्छा से उसने त्याग दिया नागरिकता को। ठीक है, सिंपल है, यही सिंपल यहां पे लिखा गया है। दूसरा होता है बेटा टर्मिनेशन, मतलब भारत सरकार को पता चल गया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो आपको पता है भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर देगी। ये होता है टर्मिनेशन। ठीक है, निरस्त कर देना, समाप्त कर देना। जो तीसरा होता है वो डेप्रीवेशन होता है बेटा। तीसरा क्या होता है? डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब छीन लेना, मतलब डांट, डेप्रीवेट आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो वहां पे डेप्रीवेशन का मतलब डांटना होता है ना, तो छीन लेना। और कैसे छीनना? फिर बेइज्जती करके ही छीनना। मतलब अब मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशंस होती है, मान लो किसी ने फ्रॉड से अगर कोई सिटीजनशिप ले ली है तो उसकी सिटीजनशिप खत्म कर देगी भारत सरकार। मान लो कोई युद्ध के समय किसी दुश्मन की सहायता कर रहा है, ठीक है, कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, तो फिर उसका मतलब युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ में है, भारत के संविधान के प्रति इतना सम्मान नहीं दिखाता है, ठीक है, अनिष्ठा दिखाई, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त कर ली, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, समाप्त हो सकता है डेप्रीवेशन के थ्रू। ठीक है, तो लूज करने के तो बहुत सिंपल तरीके थे। ठीक है, नागरिकता कहां से प्राप्त होगी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 से। फिर उसको कई बार अमेंडमेंट किया गया, मैंने आपको बताया था 1987 में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 1992 में अमेंडमेंट किया गया, 2004 में किया गया, 2019 में किया गया। 2019 वाला लेटेस्ट है। ठीक है बच्चे, अब एनआरसी क्या होता है? ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा जाता है, मतलब एक ऐसा रजिस्टर, सिंपल समझो अपनी आम भाषा में और कुछ नहीं। एनआरसी क्या होता है? मान लो एक रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी नागरिकों का क्या रहेगा? ब्यौरा रहेगा, वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, सिर्फ नागरिकों का, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एनआरसी और जो एनपीआर है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो एनआरसी है बेटा, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, उसमें आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है, नागरिकता के प्रूफ देना जरूरी होता है। अगर नहीं दे पाए, मान लो कोई प्रूफ मांगा गया नहीं दे पाए, तो फिर आप समझ रहे हो ना, इलीगल माइग्रेंट कहलाओगे। लेकिन वही अगर एनपीआर की बात करूं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करूं, तो उसके लिए मतलब भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति अगर भारत में 6 महीने से ज्यादा रह रहा है, मतलब 6 महीने हो गए, ये 6 महीने अगले 6 महीने रहने वाला है, अगर वो ये भी बताता है कि अगले 6 महीने तक वो भारत में रहेगा, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में वो अपना नाम अंकित करा सकता है। बस पॉपुलेशन का मतलब सिटीजन नहीं होता, समझ में आया? सिटीजन का मतलब जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, पॉपुलेशन मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जो भारत में रह रही है, बात खत्म। ठीक है, रेजिडेंट बोल सकते हो आप उनको। बस यही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन यही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। तो एनआरसी में क्या है? आइडेंटिटी कार्ड रिक्वायर्ड है। एनपीआर में क्या है कि आइडेंटिटी कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आया बच्चे? बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं है। जहां समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये ये बता ही दिया है। क्या बता दिया है? कि प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कहां से आए हो बताओ, कहां से आए हो बच्चे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से आए हो,
मतलब 3 कंट्री है और 6 रिलीजन है। कौन कौन से? हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, या फिर ईसाई समुदाय से अगर कोई भी व्यक्ति कब आया हो बताओ? 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अगर भारत में प्रवेश कर गया हो तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आया बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो सुनो, सीडीएस में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भारत, मतलब वो भारत के कौन से राज्यों में लागू नहीं होता है? और ऑप्शन में था सिक्स्थ शेड्यूल। तो ये ध्यान रखना कि जो सिक्स्थ शेड्यूल वाले राज्य हैं, 4 राज्य हैं, एएमटीएम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर है या मिजोरम है? बताओ फटाफट मुझे। ठीक है, तो मिजोरम है, इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं सारे न्यूमोनिक्स भूल जाओगे। ठीक है बच्चे, तो सिक्स्थ शेड्यूल में ये लागू नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, सेम चीजें और कुछ नहीं है। यहाँ पे असम के कुछ एरियाज लिखे थे मैंने, तो आपको एरियाज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो कि सिक्स शेड्यूल में लागू नहीं होता। ये रिनंसिएशन का तरीके हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मान लो कोई पर्सन है जो भारत का नागरिक है और वो युद्ध के टाइम पे साथ दे रहा है किसी और का, ठीक है, तो फिर क्या होगा उसके साथ? आपको पता ही है, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कहानी खत्म हुई। ओसीआई के बारे में बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो 2002 में एक कमेटी गठित की गई थी एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में, कि थोड़ा सा ओवरसीज सिटीजन्स जो है, मतलब कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, विचार किया जाए। वो भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान होता है उनका। ठीक है, तो देखो, तो 2002 में कमेटी गठित की गई। 2003 में क्या कहा गया बेटा? ठीक है, 2003 में ये कहा गया, मैंने क्या क्या बोला कि इससे पहले जो पर्सन्स थे जो दूसरे कंट्रीज में रहते थे भारत के बाहर, तो उनको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2003 में ऐसा बोला गया कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत के लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 16 कंट्रीज के पीआईओस को क्या दिया गया? ओसीआई बोला गया। क्या बोला गया बेटा? ओसीआई बोला गया। ओसीआई का सिंपल सा मतलब है क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात बताई ना कि अगर मान लो कोई फैक्ट गलत है, किस तरीके से वो आगे गलत होता चला जाता है, और आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेट पे ज्यादा बार लिखा है वो सही है, आपको यही इसी से डिसाइड करते हो ना, यही डिसीजन होता है आपका। बिल्कुल इस चीजों से कंफ्यूज मत होना। आप देखो, मतलब आप बहुत सारी जगह पे ढूंढोगे, तो ठीक है, मुझे भी एक जगह पे, जैसे आप इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट ओपन करोगे लाओस का, तो उसमें बोला गया है कि जो ओसीआई है वो डुअल सिटीजनशिप उनको प्राप्त है, मतलब डुअल सिटीजनशिप प्राप्त है। ध्यान से सुनना, भारत में कोई भी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे ही सेकुलरिज्म के बारे में बताया था। तो भारत में डबल दोहरी नागरिकता नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो क्या ये भारत के, मतलब इनको भारत के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं, क्या इनको दोहरी नागरिकता मिली है? नहीं। समझ में आया? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? जो भारत के बाहर रह रहे हैं और उन्होंने किसी और देश की नागरिकता अपना ली है। ठीक है, ये एनआरआईज नहीं है। एनआरआईज भारत के नागरिक होते हैं। तो 16 कंट्रीज के ओसीआईज को क्या दिया, 16 कंट्रीज के पीआईओ को क्या बना दिया गया? ओसीआई बना दिया गया। अब ओसीआई को थोड़ा सा राइट्स ज्यादा दे दिए गए। राइट्स मतलब मल्टीपल एंट्री वीजा होता है बेटा, मतलब वो भारत में कैसे भी, मतलब कितनी भी बार आ जा सकते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती। जो उनका ओसीआई होता है वही वीजा होता है, उनको अलग से किसी और एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं है। जो ओसीआई कार्ड होता है उसी पे एड्रेस भी मेंशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। किसी बुक में अलग लिखा रहने दो, सब गलत है। ठीक है, जो मैंने बताया है वो
ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है जो आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बताया है उसमें किसी बुक में अलग लिखा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो बच्चे देखो यहां पे, लेकिन हुआ क्या कि अब देखो ये यहाँ पे कंडीशन आ गई, मैंने बताया 2003 में ही ऐसा बोल दिया गया, बट ये कंप्लीटली लागू कब हुआ बेटा, दिसंबर 2005 में लागू हुआ, इस बात का ध्यान रखना, लागू कब हुआ, दिसंबर 2005 में, ठीक है। अब इसमें जो 16 कंट्रीज हैं इसमें वही अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, आपका ब्रिटेन हो गया, सेंजन कंट्रीज जितनी भी होती है यूरोपियन यूनियन के अंडर आती हैं, तो वो सारी कंट्रीज हो गई। रिसोर्सेज किस चीज की बेटा, पूरा बोलो, रिसोर्सेज किसके। अब ध्यान से सुनना, लेकिन इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें दो कंट्रीज को तो बिल्कुल ही हटा देना, कौन कौन सी कंट्रीज, एक पाकिस्तान है, दूसरी कौन सी है बेटा, दूसरे कलर से लिखूं क्या, दूसरी कौन सी है बेटा, बांग्लादेश। तो ये दो कंट्री हटा देना, ये दो कंट्री नहीं थी ना, उन 16 कंट्रीज में थी ना आज है। आज कंडीशन क्या है कि ओसीआई कौन हो सकता है, क्या ये सिर्फ 16 कंट्रीज से ओसीआई हो सकते हैं, नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि ये 2005 में इंप्लीमेंट हुआ था पूरी तरीके से, तो फिर इसको 2005 में इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया कि जो पीआईओज हैं, सुनो, एक पीआईओ कार्ड भी होता था, अभी नहीं होता है, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया, सबको ओसीआई दे दिया गया, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं कि जो एक पीआईओ कार्ड भी होता था, लेकिन मैं यहां पीआईओ लिख रहा हूं, इसका मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ऑल कंट्रीज, यहां सिर्फ 16 कंट्री थी, यहां पे क्या कर दिया गया बेटा, ऑल कंट्रीज, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट कौन, लिखूंगा नहीं, ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है, यहां भी एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, बस यही ओसीआई है बस। अब देखो ओसीआई को थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि क्या, थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि ओसीआई वोट नहीं कर सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ना प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है, ना ही पब्लिक इंप्लॉयमेंट के लिए वो हकदार है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट समझ रहे हो, सरकारी नौकरियों के लिए। अब सुनो, अब यहां पे एक क्वेश्चन है सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा, हिंदी ये है आपके सामने। अब देखो, आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो, जल्दी बताओ, इमीडिएटली फटाफट कमेंट आनी चाहिए। नहीं बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है 16 कंट्रीज, एक बच्चा बोल रहा है इसका आंसर ए होगा, ओनली वन, देखते हैं, सब देखते हैं, टेंशन मत लो, 16 कंट्री नहीं, ऑल कंट्रीज हो गई बच्चे, ठीक है, इसको बढ़ा के, एक चीज ध्यान रखना, 2015 में पीआईओ को खत्म कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ओसीआई बचे, तो अभी, ठीक है, जिसको भी इशू किया जा रहा है क्या, ओसीआई कार्ड इशू किया जा रहा है। एक बच्चा बोल रहा है बोथ आर करेक्ट, हाँ कई बच्चे बोल रहे हैं बोथ आर करेक्ट, आप चेक करते हैं, बताओ दूसरे पेज पे आ जाए, पहले इंग्लिश में एक बार देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब यहां कंसीडर है और यहां लिखा है क्या कि करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इज आर करेक्ट बताना है, करेक्ट, अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 26 ऑफ जैन 1951 इन रंगून, अब बताओ बच्चे, रंगून में जन्म हो रहा है तो बाई बर्थ होगी, उसकी नागरिकता बाई बर्थ होगी बाई डिसेंट होगी, तो बाई डिसेंट होगी क्योंकि भारत में जन्म तो हो नहीं रहा है। हुज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके पिता क्या थे, एक सिटीजन थे इंडिया के बाई बर्थ, अब फादर बोल रहा है, ध्यान से समझना, तो हुज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इज डीम्ड टू बी क्या, इंडियन सिटीजन बाई डिसेंट, ध्यान से देखो, एक व्यक्ति
जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को हो रहा है, ठीक है, रंगून में उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, ठीक है, मतलब उनके पिता भारत के नागरिक थे, ठीक है बच्चे। उससे अवजनन, अवजनन मतलब वंश द्वारा, ठीक है, अब देख लो हिंदी, हाँ, तो भारत का नागरिक माना जाता है, ठीक है। तो अब ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूं सारा, लेकिन पहले देख लो दूसरा स्टेटमेंट क्या है। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी, परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे। सिर्फ माता है भारत की नागरिक, पिता भारत के नागरिक नहीं है। और उसका अगर भारत ईटानगर में जन्म हुआ, तो ईटानगर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब भारत में हुआ, तो जन्म से नागरिकता के बारे में बता रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। तो अब सुनो, पहला है डिसेंट में, डिसेंट में बताया था ना, डिसेंट में क्या बताया था बताओ, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक वंश में, यही बताया था, ध्यान से सुनो। 10 दिसंबर 1992 तक उसके पिता ही अगर भारत के नागरिक हैं, तो बच्चे का जन्म अगर भारत से बाहर होता है तो भारत का नागरिक होगा। अब बताओ, पिता के बारे में बोल रहा है, पिता भारत के नागरिक हैं, और 10 दिसंबर 1992 से पहले ही है 26 जनवरी 1951, तो सिंपल सी बात है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ बेटा। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट ऐसा ऐसा नहीं कि इसमें वंश पूछा है तो इसमें भी वंश से पूछ रहा है, नहीं, इसमें पूछ रहा है जन्म से। अब बताओ, जन्म में क्या कंडीशन बताई थी, याद ही होगा आपको। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, ठीक है, 1 जुलाई 1988 को उसका जन्म होता है, कहाँ, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के। तो उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी, परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, तो उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाएगा या नहीं। ध्यान से सुनो, 3 कंडीशन बताई थी जन्म वाले में। पहला क्या, 26 जनवरी 1950 से लेकर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर कब, ठीक है, 1 जुलाई, मतलब मैं भी थोड़ा सा देखो, तो 1 जुलाई 1987 तक, कब तक बेटा, 1 जुलाई 1987 तक भारत के मतलब उनके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो, बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन 1 जुलाई 1987 से ही, चलो ये 88 लिख दिया है, अगर यहाँ पे 87 भी लिखा होता तो भारत, बच्चा जो है भारत का नागरिक हो जाता, अगर उसके कोई भी पेरेंट्स, मतलब माता या पिता भारत के नागरिक होते तो भारत का नागरिक होता। दूसरा स्टेटमेंट समझ में आया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि नहीं। देखो 1 जुलाई 1988 को कंडीशन क्या है, 1 जुलाई 1987 से लेकर, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 तक माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब देखो 3 दिसंबर 2004 से पहले तो है ही, ठीक है, तो हो गया दूसरा स्टेटमेंट सही। तो बताओ, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। अब ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा अब आपका दिमाग यहां पे थोड़ा सा खराब होगा। बताओ बच्चे, बताओ फटाफट। एक बच्चा है खतरनाक सा, सर जी पर डिसेंट का पूछा ही ना। एक बच्चा बोल रहा है हमारा कि डिसेंट का पूछा ही ना। यहां पे देखो, ये बाई डिसेंट है और ये बाई बर्थ ही होगा। अब यहाँ पे बाई बर्थ दे या ना दे, डिसेंट क्या होता है, जब भारत के बाहर किसी का जन्म हुआ उसको डिसेंट से ही मिल सकती है। समझ में आया। या फिर नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से मिलेगा, बर्थ से तो मिलेगा नहीं, बर्थ से सिर्फ उसको मिलेगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है बच्चे, चलो ये क्वेश्चन देखो। हाँ, एक बच्चा हमारा बहुत खतरनाक है, ठीक है, ओके सर जी, करो फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, हिंदी में देख लो। आप स्टेटमेंट देखो, ठीक है, स्टेटमेंट देखो और ये कथन कारण, इसको याद करके मत जाना, इस बार चेंज कर दिया था यूपीएससी ने, पढ़ना है अच्छा। बताओ बेटा, एकदम सिंपल है कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता की स्थिति है। ठीक है, और देखो फिर आप बोलोगे ये गलत हो गया। यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत के विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। बताओ कौन सा सही है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें,
कि बाय वर्च्यू ऑफ लॉ passed by the Parliament of India in the year 2003, the people of India, Indian origin residing in 16 countries. बच्चे बोल रहे हैं डी होगा आंसर। डी क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अच्छा, अच्छे से पढ़ो। तभी मैंने बताया थोड़ा सा आप इसको विवादित मान सकते हो, बट विवादित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एक बच्चा बोल रहा है ऑप्शन बी, जो बच्चा ऑप्शन बी बोल रहा है ना, ये मेरी बेइज्जती करवाएगा किसी दिन, ठीक है? ठीक है बच्चे ध्यान से सुनो। कह रहे कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता की स्थिति है, ना कि दोहरी नागरिकता बोल रहा है, दोहरी नागरिकता नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। इस बात का ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? दोहरी नागरिकता नहीं बोल रहा है। तो इस कथन को ठीक है पूरी तरीके से तो पहली बात तो सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ोगे ना। अब देखो कह रहे कि बाय वर्च्यू ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2003 द पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन रेजाइडिंग इन 16 कंट्रीज कुड एंजॉय, मतलब कुड लगा दिया ना तो कहानी सही हो गई, अदरवाइज गलत हो जाता। कुड एंजॉय क्या, कुछ हद तक डुअल सिटीजनशिप। बताओ बिना मल्टीपल टाइम वीजा के वो भारत में आ रहे हैं, उनको कुछ रिसर्च करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, भारत आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो उनको नागरिकों जैसी सुविधा प्राप्त होती है वहां। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है? ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बात का ध्यान रखना। दूसरे में यही कहा गया और कुछ नहीं। देखो आपको सब समझ में आएगा कि दिस लॉ इनेबल्स देम टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सही है। कास्ट दियर वोट, ये गलत हो गया ना, ठीक है? ये गलत हो गया। अब सुनो बच्चे ध्यान से देखना, अगर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें से या तो ये गलत हो सकता है या ये गलत हो सकता है, दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। दोनों सही जरूर हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, लेकिन दोनों गलत नहीं होंगे। तो फिर क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, वोट तो दे ही नहीं सकता, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बताओ अगर यहां कुड नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिख देता 16 कंट्रीज एंजॉय डुअल सिटीजनशिप स्टेटस, खत्म, क्वेश्चन गलत, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत, अगर कुड नहीं लगाता तो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का सी भी ऑप्शन था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बेटा? तो मतदान करने का अधिकार नहीं है उसको, न चुनाव लड़ने का अधिकार है। चलो इसका आंसर बताओ बेटा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है कि द सिटीजनशिप मीन्स, सिटीजनशिप क्या मीन्स, क्या होता है? सबसे पहले ही आपने देखा होगा क्या, यहां पे बोल रहा है कि फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। बिल्कुल सैम पित्रोदा को इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधार करने के लिए तब राजीव गांधी ने कैसे लाया था भारत? डी। अरे भारत में तो किसी को भी उठा के ला सकते हो बच्चे, ठीक है? और बहुत सारी चीजें ध्यान दो, बहुत सारी चीजें ये भी डिपेंड करती है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कंडीशन अपनाती है। आंसर देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, देखते हैं। कह रहे कि सिटीजनशिप मींस, सिटीजनशिप का मतलब होता है कि फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है? फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मतलब सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सभी मतलब नागरिकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर नागरिक है तो वोट देगा, सिंपल सी बात है। और तीसरा है बेटा कि संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है, सिंपल सी बात है, अगर वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर वो संसद और सबके चुनाव लड़ेगा, फिर क्या है, ठीक है? तो क्या हो गया, बहुत आसान था, ठीक है? एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बट अगर आपने उसको कर लिए तो सारे ही क्वेश्चन कर लोगे, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चे? क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं तो एक पेज पे नहीं आ सकता, इसलिए हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। बताओ ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं ना,
एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। देख लेना करेक्ट बोल रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। फॉर द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट क्या है टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहे कि इट गिव्स 2003 की बात कर रहे हैं, इट गिव्स क्या डुअल सिटीजनशिप टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। तो डुअल सिटीजनशिप देता है बेटा, यहां पे डायरेक्टली बोल दिया गिव्स देता है, तो ये सही है। सुनो, पहला हो गया गलत, ठीक है। अब देखो दूसरा, इट गिव्स पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन पीआईओस, ठीक है, हु आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री एंड ओसीआई कार्ड विदाउट सिटीजनशिप, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो, इट परमिट्स द ओसीआई टू वोट जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में वोट कर सकता है ओसीआई, ठीक है। तो 1 और 3 तो गलत हो गए, और 1 और 3 एक ही जगह है। लेकिन मैंने बोला था पहले ये पढ़ो, इट अलाउज द ओसीआई टू ट्रेवल टू इंडिया विदाउट वीजा, ये तो सिंपल है, ये तो सरल ही है। एक बच्चा बोल रहा है इट गिव्स डुअल सिटीजनशिप पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। समझ में आया बच्चे? ये क्वेश्चन समझ में आया? आपको बताना क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो 1 और 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हिंदी में आप देख सकते हो कि 2003 में भारत के नागरिकता, सिंपल सी बात है, ओसीआई के परिप्रेक्ष्य में जो संशोधन हुआ था उसका क्या मतलब था। कह रहे कि भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओस को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है क्या? नहीं। दोहरी नागरिकता जैसी स्थिति होना और दोहरी नागरिकता प्रदान करना दोनों अलग अलग चीज है, नागरिकता तो प्रदान नहीं करता है, ठीक है। बच्चे न्यूमोनिक्स बताते हैं, मुझे तो न्यूमोनिक्स पता ही नहीं है। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओस को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। ध्यान से देना, पूर्णतः सत्य नहीं लेकिन फिर भी सत्य है, ठीक है। पूर्णतः सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि 2003 में 16 कंट्रीज थी, मैंने आपको बताया था, और यहां बोल रहा है कि बाहर। यह ओसीआई को, ठीक है, यह ओसीआई को भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुज्ञा देता है, ठीक है। मतदान करते हैं नहीं। और ये जो एबीसीडी हो गया ना 1 2 3 है, यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा के यात्रा करने की मंजूरी देता है, ये बिल्कुल सही। मैंने आपको बोला कि मल्टी एंट्री वीजा होता है, ठीक है। समझ में आया? तो बहुत आसान था बेटा, कौन कौन सा सही नहीं है बताना है। तो कौन कौन सा सही नहीं है? 1 और 3, मतलब ये पहला और ये तीसरा। आगे देखो, इसका आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज नॉट बीन मेड। अब यहां पे कौन सा चेंज नहीं किया गया ये बात बताना है। हैज नॉट बीन मेड, ठीक है, टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट इन 2015। बच्चे क्लास अटेंड करते हो अच्छी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तभी क्लास समझ में आई, नहीं हो रहे हैं तो समझ लो फिर दिक्कत है, फिर और अच्छे से चीजों को पूछो क्लास में। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ फटाफट, ठीक है। इंग्लिश में देखना है किसी को तो बोलना, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोल रहा है बेटा, क्या चेंजेस हुए। करेक्ट, तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। अब उनको कार्ड होल्डर्स, पहले ओसीआई बुलाया जाता था। देखो 2015 में 2 चीजें हुई, ध्यान देना। 2015 में क्या 2 चीज हुई, पहली बात तो पीआईओ हो गया खत्म, जो पीआईओ कार्ड होता था खत्म हो गया, सभी पीआईओ को क्या बना दिया गया, ओसीआई। और इसको बोला गया ओसीआई कार्ड होल्डर्स। क्या बोला गया, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ठीक है बच्चे, बस इतनी सी बात है। तो बताओ, द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड क्या, द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स,
ठीक है, आप बताना सही है कि गलत, मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। जो एनआरआईज हैं, एनआरआईज आर एंटाइटल टू वोट इन इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, ये बताना। देखो, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जो एनआरआईज होते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं, ध्यान देना। तो भारत के नागरिक होते हैं तो वोट दे सकते हैं, बोलो। द पर्सन ऑफ इंडियन origin have been placed at par with the overseas citizens of India। जो पर्सन, ये तो यही तो बताया मैंने आपको, ये देखो सिंपल सा, कि द पर्सन ऑफ इंडियन origin have been placed par with the overseas citizens of India। अब देखो, आप इतने स्टेटमेंट देंगे और यहाँ पे सिंपल, द पर्सन ऑफ इंडियन origin आर नाउ क्या एंटाइटल्ड टू लाइफ लॉन्ग वीजा। ठीक है, क्या बताना है इसमें? The non-resident Indian are entitled to vote in elections। The persons of Indian origin have been placed at par with the overseas citizens of India। देखो एक बार हिंदी में देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। आंसर डी बच्चे बता रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार होंगे। बेटा ये तो सही है ना? ठीक है, भारत के नागरिकता अधिनियम देखो 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है? ठीक है, ये तो सही ही है, सिंपल सा आपको दिख रहा है। जो अनिवासी भारतीय हैं, भारत में निर्वाचन में मत देने का अधिकार है उनको, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो एनआरआईज हैं, देखो भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक माना जाएगा, ये कथन सही है, ये सत्य है। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा जाएगा, ये मैंने आपको बताया, मिला ही दिया। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार होंगे, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ओसीआई होते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ठीक है, उनको मल्टी एंट्री वीजा है, वो जीवन भर बिना वीजा के आ जा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो एनआरआई है इस बात का ध्यान रखना कि भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है, एनआरआईज। लेकिन जो ओसीआई है वो भारत में वोट नहीं कर सकते हैं, भारत में वोट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओसीआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो फिर अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीजें लिखी है। ठीक है, एक बच्चा बोला आंसर क्या है? आंसर बी है बेटा, समझ में आया? आंसर बी है। ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक। ये देखो, ये सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि वो वोट देने का अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, जो ओसीआई है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज लेके कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता रहा हूं। बच्चे देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं कि दो चीज, सर एनआरआई कास्ट कर सकते हैं वोट। अब देखो बेटा, दो चीज होता है, एनआरआई में दो लोग आते हैं, जो एनआरआईज होते हैं। अब इसमें दो लोग आते हैं, एक तो आपके ओसीआईज आएंगे और एक आते हैं बेटा ऑर्डिनरी सिटीजन्स। समझ में आया बच्चे? अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अगर उसको गए ज्यादा दिन नहीं हुआ है और उसने ओसीआई के लिए अप्लाई नहीं किया है, उसके पास ओसीआई कार्ड्स नहीं है और उसने किसी और अन्य देश की नागरिकता भी ग्रहण नहीं की है, तब तक तो वो वोट कर सकता है। लेकिन ये जो एनआरआईज होते हैं ना बेटा, ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इनके डुअल सिटीजनशिप, मतलब अगर
अब देखो ओसीआई कौन होता है? जिसने नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसको नागरिकता जैसी स्थिति होती है, नागरिकता जैसी स्थिति होती है, बट वो भारत का नागरिक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बच्चा बोल रहा है कि आज के लिए बस इतना ही। बच्चे देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन तो होंगे, बस एक क्वेश्चन कर दो, खत्म करते हैं। आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया ना, एनआरआई वाला? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बच्चा बोल रहा है ठीक है सर, क्लास खत्म करते हैं। बच्चे ना बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब आगे जो होने वाली क्लासेस है, इन रेफरेंस टू अमेंडमेंट ऑफ 2015, एनआरआई कैन वोट, गलत है। हाँ, एनआरआई कैन वोट, एनआरआई अब इसमें दोनों को काउंट कर रहा है बच्चे, जो ओसीआई है उनको भी एनआरआई माना गया है। ठीक है, ओसीआई जो होते हैं, देखो एनआरआई दो तरीके के होते हैं, एक अब उनके जो अकाउंट्स वगैरह भी भारत में होते हैं ना, जो वो अर्निंग करते हैं, उनके अकाउंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक एनआरई होता है, दूसरा एनआरओ होता है। एक ऑर्डनरी अकाउंट होता है, दूसरा एक्सटर्नल्स होता है। ठीक है, सुनो, अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं ये करके आना आप। बहुत सारे क्वेश्चन बचे नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ये कौन से में होगा? पार्ट 2 में होगा। ठीक है, और जो समझ में नहीं आएगा उसको क्या करना, पूछना। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, फंडामेंटल राइट, लेकिन मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्या कि थोड़े से छुट्टी पे जाऊंगा कुछ दिन, तो एक वीक के बाद क्लास जाएगी, स्टार्ट होगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, क्या करना है, सब कुछ भूल मत जाना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करना, फिर उसके बाद आके फटाफट इतनी अच्छी से क्लास लेंगे, फिर आराम से, ठीक है, एक अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे, और फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, किसी का कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एक हफ्ते तो फिर डाउट नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, हाँ बच्चे, किसी का कोई डाउट है? ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है ना। सर हिस्ट्री की क्लास कब से है? ले लेंगे हिस्ट्री की क्लास, टेंशन मत लो। हिस्ट्री तो धुआं धुआं हो जाएगा, हिस्ट्री का तो टेंशन लो ही मत। ठीक है, जो भी ऑप्शंस है बेटा वो देख लेना। एक बच्चा बोल रहा है कि जो शुरू का दूसरा क्वेश्चन है उसका दूसरा आंसर वो चेक कर लेना एक बार आप। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा ही दिया है, तो कॉन्सेप्ट समझ के सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए आपसे। मत पढ़ो, कोई नोट्स मत पढ़ना। ठीक है, कोई बच्चा है जिसको कुछ मत पढ़ो। एनसीईआरटी में बेटा क्या है ना, थियरी पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह तुम्हारे पास होगा वो। सर मैं साथ में एनसीईआरटी नहीं नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, बस करो आज के लिए बस इतना ही, चले? ठीक है, अच्छा, हर विधानसभा में वोट नहीं दे सकता बेटा, सुनो, अगर कोई कहीं पे, हाँ मैं उसी स्टेटमेंट को समझ रहा हूं, हर विधानसभा में वोट नहीं दे सकता, वो एक अलग बात है, मतलब वो देगा किसी ना किसी एक ही विधानसभा में। लेकिन मान लो अगर कोई पर्सन है, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वो कुछ दिन उत्तर प्रदेश रहा है, उसके पास इलेक्शन कार्ड भी है, उत्तर प्रदेश में वोट भी कर रहा है, लेकिन वो फिर शिफ्ट कर जाता है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र चला जाता है, फिर यहाँ का इलेक्शन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर मतलब मैं उसको खत्म कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, नोटिफिकेशन भेजूंगा, एंड वहां पे मैंने निर्वाचन कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो मैं वहां की विधानसभा में वोट कर सकता हूं। मैंने इलेक्शन के टाइम पे जो होते हैं ना आपके पोलिंग ऑफिसर्स वगैरह, तो उस टाइम बहुत, आज के बहुत पहले तो वो सारी चीजें भी देखी हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बहुत हद तक होता है। मैंने सारी चीजें बहुत नजदीक से देखी है, चाहे ये आपके जो एनआरआईज वगैरह हैं, बहुत सारे एनआरआईज एंड बाकी चीजें, तो उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, खत्म हो गया वो टेंशन की दूसरा स्टेटमेंट गलत है, गलत नहीं है, सही है। और जब आपको ऐसा लगे कि यूपीएससी ने कहीं दो स्टेटमेंट थोड़े से गलत लग रहे हैं, तो आप उसको चुनना जो ज्यादा गलत हो। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।
ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको करके आना। ठीक है, बाय बेटा।